सभी को नमस्कार। MCX ISF नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोल तोल की ओर से आयोजित कपास और कॉटन हेजिंग की जागरूकता कार्यक्रम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम आपके स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना व्यक्त करते हैं। आज इस वेबिनार में खानदेश जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप जैन, भटिंडा कॉटन फैक्ट्री एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट श्री कैलाश गर्ग और आरबीएस कॉटेक्स के श्री विनय राठी, नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री रविंद्र गौड़ और MCX के बदरुद्दीन खान मुख्य वक्ता हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का अभिनंदन करता हूं। वेबिनार की शुरुआत में खानदेश जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप जैन जी से अनुरोध है कि वे महाराष्ट्र एवं देश भर में कॉटन की फसल के मौजूदा हालात पर अपनी बात रखें। श्री प्रदीप जैन जी। प्रदीप जी। प्रदीप जैन जी। हाँ, आवाज नहीं आवाज आ रहा है जी। हाँ, नहीं आवाज आ रही है सर, आप कहिए। अच्छा, ठीक है। सर्वप्रथम आज के मीटिंग में उपस्थित सभी भाइयों का स्वागत तथा धन्यवाद। आज के मीटिंग के लिए आयोजकों को धन्यवाद। कपास व्यापार के वृद्धि के लिए उन्होंने यह मीटिंग आयोजित की है तथा हमें आमंत्रित किया है। आज हम आते साल में कपास का उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात, मार्केट के बारे में हमारा पक्ष रखने वाले हैं। खानदेश यह महाराष्ट्र में, इसमें 3 जिले जलगांव, धुलिया, नंदुरबार आता है। खानदेश में हर साल लगभग 14 से 15 लाख गठान का उत्पादन होता है। खानदेश का कपास उत्पादन में तथा क्वालिटी में मशहूर है। कपास में 70% खेती ड्रिप इरिगेशन पर होती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। इस साल अब तक कपास की कंडीशन अच्छी है, बारिश कम है तथा बारिश की जरूरत है। खानदेश में 15 सितंबर के बाद कपास की आवक शुरू हो जाएगी। खानदेश में 150 मॉडर्न जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रीज है। महाराष्ट्र में हर साल 75 से 80 लाख गठान उत्पादित होती है और इस साल भी 75 से 80 लाख गठान होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी बारिश कम है और बारिश की जरूरत है। भारत में इस साल 3 करोड़ 60 लाख गठान होने की उम्मीद है। इसमें 5% कम ज्यादा हो सकती है। इस वर्ष भारत में 3 करोड़ 60 लाख गठान की खपत होगी, ऐसी आशा है। निर्यात 50 लाख गठान की हो सकती है तथा आयात 15 लाख गठान तक हो सकती है। समय अनुसार इसमें थोड़ा बदल हो सकता है। हमने महाकॉट ब्रांड विकसित किया है। इससे क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। हमारे कपास को प्रीमियम मिलता है। CCI ने भी अभी कस्तूरी ब्रांड विकसित किया है। आने वाला साल काश्तकार, जिनर, स्पिनर के लिए बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है। कपास काश्तकार हमारा प्राण है। कपास उत्पादन में वृद्धि हुई तो काश्तकार को भी फायदा होगा। आते सालों में भारत में कपास की खपत देखते हुए उत्पादन बढ़ना चाहिए। हमने जीनर्स एट फार्मर्स डोर द्वारा खानदेश के कपास काश्तकार को उच्च शिक्षित कपास तज्ञ द्वारा मुफ्त में मार्गदर्शन देते हैं। काश्तकार को कपास लगाने से आखिरी तक के मैनेज के लिए रेसिपी बुक देते हैं। काश्तकार को मोबाइल पर मुफ्त में मार्गदर्शन करते हैं और इसके रिजल्ट काफी अच्छे मिल रहे हैं हमें। आज हमें नए बीटी कपास की जरूरत है। सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेवे। सभी को पुनश्च धन्यवाद। हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आने वाला सीजन आपके लिए, आपको शुभकामनाएं। नया सीजन साल आपके लिए सुखमय समृद्धि में हो, यही प्रार्थना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
जी, धन्यवाद प्रदीप जी। जिनको भी अपने सवाल पूछने हो स्पीकर से, वे अपने सवाल हमें चैट बॉक्स में पोस्ट करें। हम उनके सवालों को अंत में लेंगे और उन पर जो स्पीकर्स हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वे उस पर आंसर देंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस वेबिनार के बारे में आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जिनसे हम आने वाले समय में चीजों को बेहतर कर सके। अब मैं MCX के कॉटन वायदा से जुड़ी खास बातों की एक झलक के लिए श्री बदरुद्दीन खान जी से प्रस्तुति करने का अनुरोध करूंगा। श्री बदरुद्दीन जी। लोग अभी धीरे धीरे ध्यान बेच रहे हैं ना, हमारा देखो जी पता नहीं पक्का। हाँ कहिए सर। जी म्यूट पे था, अभी अनम्यूट हुआ था। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी थैंक यू सर। मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल शर्मा साहब का, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इवेंट, और सभी आए हुए मेहमानों का काफी धन्यवाद जो यहाँ पे इसका वैल्यू एडिशन किया। इसमें मैं सिर्फ आपका 5 मिनट समय लूंगा, अपना कुछ PPT शेयर करूंगा। हमारा कॉटन का जो अभी तक जैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन लोग सभी जानते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है लोगों ने नए सीजन से। जो हमारा पहले कलर ग्रेड रहता था, उसको हमने कन्वर्ट किया है RD वैल्यू में। RD वैल्यू की डिमांड थी स्पिनिंग वाले और सारे। हमारा कॉटन प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें लोगों ने सजेस्ट किया कि RD वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि जितना भी व्यापार होता है इंडिया में, उसमें RD वैल्यू का ही डिमांड रहता है। तो जो भी रेट होता है, कहते हैं कितना RD वैल्यू है, पहला क्वेश्चन। तो इसलिए RD वैल्यू हमने ऐड किया है कलर ग्रेड से हटा के। कलर ग्रेड हमारा 31/3 तक जो था, नो प्रीमियम नो डिस्काउंट था, उसी को कन्वर्ट करके नवंबर कॉन्ट्रैक्ट से ये इम्प्लीमेंट होगा। RD वैल्यू हमने बेसिस 76 का रखा है, लेकिन 75.5 तक का कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं रहेगा। 75 के नीचे अगर जाता है तो 74 तक अगर आता है तो डिस्काउंट रहेगा उसमें 1.5% का डिस्काउंट रहेगा अगर 74 का RD है। अगर 74 से नीचे जाता है RD वैल्यू 73, तो उसमें डिस्काउंट रहेगा एडिशनल 2%, यानी टोटल अगर 73% आ गया तो 3.5% का डिस्काउंट हो जाएगा। और हमारा बेस पहले, और जो इसमें प्रीमियम भी दिया है, पहले ग्रेड में प्रीमियम नहीं था कलर ग्रेड में, लेकिन अगर किसी का 77 से 78 के बीच में आता है RD, तो उसमें 1% का प्रीमियम है। और इसमें प्लस भी हमने रखा है 10.2, तो काफी बड़ा रेंज है, कितना पीलापन है उसमें उससे पता चल जाता है। और ट्रेस पहले हमारा अभी तक का अक्टूबर तक का था 3.5% बेसिस था, और एक्सेप्ट करते हैं हम लोग 5% तक डिस्काउंट ऑफ 1:1 रेशियो। नवंबर से ये 3.5 से घट के 3% हो जाएगा हमारा ट्रेस का बेस, और मैक्सिमम एक्सेप्टेंस हमारा 4.5 हो जाएगा, यानी 0.5 रिड्यूस किया। पहले हमारा 3.5 था, अभी 3 किया। 5% तक एक्सेप्ट करते थे, 3.5 तक एक्सेप्ट करेंगे। और डिलीवरी सेंटर हमारा जैसे था गुजरात महाराष्ट्र में रहेगा। तेलंगाना में हमारा आदिलाबाद वारंगल था, वारंगल हट जाएगा नवंबर से, सिर्फ आदिलाबाद रहेगा। तो ये मेजर चेंज हुआ है, ये इंडस्ट्री की डिमांड थी। मुझे लगता है कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और बढ़िया से इसमें ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा लोगों को हेज करना चाहिए, कॉटन में काफी बढ़िया लिक्विडिटी है। इसको अभी हमारा ये अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर नए सीजन का अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सब कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, उसमें लोगों को ट्रेड करना चाहिए। और इसमें FPO को भी बेनिफिट है, अगर FPO के कोई है तो उसमें हम लोग उसमें काफी बेनिफिट दे रहे हैं FPO को, कि ताकि ट्रेड कर सके, किसान जुड़ सके। और ये जो हमने लाया है ये अपना RD वैल्यू, इसमें सभी को बेनिफिट होगा, स्पिनिंग वालों को, यानी बायर को, जिनर्स को, सबको आइडिया है RD वैल्यू के बारे में। कलर ग्रेड का उतना आइडिया नहीं रहता था, तो यही मेजर चेंज हुआ है।
और कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन सेम है, 2 मेजर चेंज हुए थे वो मैंने बता दिया। बाकी आपका कोई सवाल होगा, और अभी तक का जो डिलीवरी हुआ है हमारा यहाँ से, तो ये सब मंथ वाइज दिया है। लास्ट जुलाई में 17,175 का था। अभी तक का स्टॉक जो हमारे गोडाउन में है 91,000 का अभी भी है, जो ये इसी मंथ में खाली हो जाएगा। ये हमारा अगस्त लास्ट एक्सपायरी होता है सीजन का, उसके बाद से नया हमारा अक्टूबर से चालू होगा। और हमारे वेयर हाउस प्रोवाइडर एमडा लॉजिस्टिक है, एनसीएमएल है, श्री शुभम लॉजिस्टिक है, और वेक हमारा जो स्लैब है वेकफील्ड है, अटीरा है। सवाल और मेरे ख्याल से मैं पीपीटी खत्म करता हूँ, कोई सवाल हो तो पूछिए। जी धन्यवाद बदरुद्दीन जी। जी अब किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। जी ये सवाल जब दर्शक अपने सभी सवालों को चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, हम उन सवालों को जरूर उन पर आपसे राय लेंगे और आप अपने आंसर जरूर देंगे। और इस वेबिनार के बारे में भी अपना फीडबैक हमें जरूर दें कि आपको कैसी लगी। अब मैं भटिंडा कॉटन फैक्ट्री एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट श्री कैलाश गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की फसल और उत्पादन अनुमान पर अपनी बात रखें। श्री कैलाश गर्ग जी। धन्यवाद जी। मैं कैलाश गर्ग बठिंडा से बात कर रहा हूं। तो अभी हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में कॉटन की क्या पोजीशन है। लास्ट ईयर हमारे पंजाब में आज तक 10,10,000 गांठ आई हैं, और इस बार आगे से 50,000 हेक्टेयर में बिजाई ज्यादा हुई है। तो इसका अनुमान ये है कि तकरीबन 12 लाख गांठ आने की संभावना है पंजाब में। हरियाणा के अंदर पिछले साल 23 लाख गांठ हुई थी, इस बार तकरीबन 50,000 हेक्टेयर में बिजाई कम हुई है। तो इसमें जो पंजाब में बढ़ेगी वो हरियाणा में बराबर हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में नहरबंदी की वजह से जो इस बार बिजाई है वो 1 लाख हेक्टेयर में कम हुई है लोअर राजस्थान में। तो इससे तकरीबन 4 लाख गांठ कम हो सकने की संभावना है। जैसे लास्ट ईयर टोटल 63 लाख गांठ आई थी, और इस बार 60 लाख के भीतर आने का अनुमान है। अभी तक जो बरसात है वो भी अच्छी हुई है, टाइम पर हुई है, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा अनुमान ये है, मेरे को ये लगता है भी इस बार जो साल है जिंदर्स का साल रहेगा, और थोड़ी सी फसल राजस्थान में कम होती है, वो भी उनकी नहर बंदी होने के कारण हुई। अदरवाइज सारा कुछ बिल्कुल ठीक है पंजाब के अंदर, नॉर्थ में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अच्छी फसल है, भरपूर फसल है। धन्यवाद। कमल जी आपका म्यूट है, म्यूट आपका स्पीकर माइक म्यूट है। ओके अब मैं श्री विनय राठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे गुजरात में कॉटन की फसल की स्थिति और देश भर में अपने उत्पादन पर व्यू को रखें। श्री विनय राठी जी। मेरा कमल जी से खास करके बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मेहमानों का मेरी तरफ से तहे दिल से उनका स्वागत है। और ये इनिशिएटिव लेने पे कमल जी को विशेष धन्यवाद कि इस माहौल में उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा करके एक दूसरे के विचारों के साथ जो है वो सभी का मेल जोल करवा रहे हैं। मैं सबसे पहले टोटल हिंदुस्तान में यदि हम बात करते हैं तो पहले
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अंदर जो है, इस बार राजस्थान जो है वो वर्स्ट इफेक्टेड रहेगा, इसमें क्योंकि इस बार राजस्थान के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है लेट सोइंग का, और लेट सोइंग के अंदर जनरल देखा गया है कि यील्ड परसेंटेज जो है वो कम रहती है। फिर हम चले जाते हैं, पंजाब जो है वो बहुत बढ़िया है। पंजाब के अंदर जो खास करके फाजिलका और अबोहर एरिया है उसके अंदर जो है वो बारिश की कमी है और वहां फसल में कुछ ना कुछ थोड़ा नुकसान आएगा, और उस एरिया के अंदर जो है वो लास्ट ईयर से जो है वो कम सोइंग भी है। हरियाणा में जो है जैसे कैलाश जी ने बताया वही पोजीशन है। लोअर राजस्थान के अंदर हम टोटल एरिया को जो है वो 3 एरिया में डालते हैं, एक मारवाड़ है, एक मेवाड़ है, एक डिस्ट्रिक्ट अजमेर है, 4 एरिया में, और एक अलवर खैरथल। अलवर खैरथल एरिया के अंदर 25 से 30% का सोइंग जो है वो कम है। मारवाड़ के अंदर जो है वो सोइंग ऑलमोस्ट बराबर है। मेवाड़ में सोइंग जो है 10% कम है। बट ओवरऑल राजस्थान के अंदर लोअर राजस्थान और अपर राजस्थान मिला के 6 से 7 लाख गांठ का प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है। बाकी डिपेंड करेगा कि आने वाला ये मंथ जो अप्रैल है, सॉरी सितंबर और अक्टूबर, उसके अंदर वेदर कैसे बिहेव करता है। जैसे सितंबर के अंदर कुछ बारिश का प्रेडिक्शन है तो उसका क्या माहौल रहेगा। उसके बाद हम आते हैं गुजरात में। गुजरात के अंदर लास्ट ईयर से सोइंग जो है वो कम है। अभी जो अप्रेंटली लग रहा है वो 7-8% का जो है सोइंग कम लग रहा है। एमपी में भी सोइंग कम है 2-3% का। महाराष्ट्र में सोइंग आएगा 8 से 9% का कम आएगा। उसमें विदर्भ के अंदर जो है उस वहां पे जो है सोयाबीन और तुअर ने रिप्लेसमेंट किया है। खानदेश में वो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। विदर्भ में जो मराठवाड़ा में है वहां पे ओनियन और सोयाबीन ने इसका रिप्लेसमेंट किया है। आंध्रा एंड तेलंगाना में हम ले तो तेलंगाना एरिया के अंदर लास्ट ईयर से सोइंग कुछ ना कुछ कम निकलेगा। वहां भी जो है कॉर्न, सोयाबीन और ये अदर प्रोडक्ट जो कंपटीटर रहे हैं वो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और कर्नाटका मोर और लेस सेम इन माय व्यू। यदि यील्ड अच्छा रहता है तो क्रॉप साइज जो है वो 350 के करीब जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। अभी जो सीजन शुरू हो गया है कैरी फॉरवर्ड मेरे हिसाब से जो है वो 50 लाख गांठ से ऊपर का कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, जिसमें क्वालिटी कॉटन जो है वो एक मेजर इशू रहेगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है शराबुद्दीन जी से एमसीएक्स को कि सर आरडी वैल्यू के अंदर प्रीमियम की कोई वैल्यू नहीं है तो उसको प्रीमियम नहीं रखा जाए, उसको 75 के ऊपर जो है, क्योंकि 75 के ऊपर में प्रीमियम में फिर वो बायर अट्रैक्टिव नहीं होगा। और विदाउट बायर जो है ना, ये एमसीएक्स के अंदर यदि हमें वॉल्यूम क्रिएट करना है तो हमें अभी तक बायर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। जी सर, ये बायर की ही डिमांड थी, स्पिनिंग मिल वालों का ही डिमांड था कि आरडी वैल्यू होना चाहिए। देखिए ये जो आप प्रीमियम कर रहे हो ना सर, प्रीमियम देखिए आरडी वैल्यू वैसे बेसिकली क्या है कि प्रॉब्लम इज लोअर आरडी वैल्यू। लोअर आरडी वैल्यू में क्या होता है, स्ट्रेंथ विल बी लोअर। 75 है या 76 है, इट इज हार्डली मैटर फॉर स्पिनर। तो उसका प्रीमियम जो है
प्रीमियम सर 77 से 78 रखा है, वैसा आता ही नहीं है जनरली, बहुत कम नहीं रहता है। सब आता है ऐसा है। देखिए लास्ट ईयर वाज द वर्स्ट ईयर अच्छा रहता जिसके है अंदर हमें प्रॉब्लम आया था। जी। अदरवाइज जनरल जो है वो 75 का जो है वो आराम से आता है, 75 टू 77 का कोई दिक्कत नहीं जी। और इसको जो है ना जी, आप इसको 50 रुपए पर पॉइंट या 30 रुपए पर पॉइंट या 40 रुपए पर पॉइंट के हिसाब से जो है आप इसको डिस्काउंट रखें। नहीं, कैलकुलेट पॉइंट के ही हिसाब से होगा सर। 75.5 के नीचे जो आएगा 74 तक, तो 10-10 पैसे का जो टिक रहेगा उसी के रेशियो में डिस्काउंट होगा, जो 1.5% है। हाँ। और 74 के नीचे जब जाएगा 73, तो उसमें भी ऐसे 10-10 पैसे के 0.10 के रेशियो में एडिशनल 73 जो है ना वो रिजेक्ट आप हो जाए। उसको रिजेक्ट ही रखिए। हाँ, वो रिजेक्ट कर दूंगा सर, वो हाँ, लिखा है उसमें बिलो 73 रिजेक्टेड। और प्रीमियम हमने 77 से 78 के बीच में रखा है 1%, तो बहुत कम आता है, वैसा खराब बहुत कम है। और प्रीमियम भी बहुत कम ही लोग देते हैं। साउथ के 1-2 मिल हैं, KPR वगैरह शायद दे देती हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कोई इतना अच्छा लाता भी नहीं, कोई प्रीमियम देता भी नहीं। तो ये बायर की डिमांड थी, मिल वालों की डिमांड थी, इसलिए रखा है। कमल जी, कंजम्पशन का जो सवाल है वो लास्ट ईयर का कंजम्पशन जो है इन माय व्यू इट इज 360 लाख बे और एक्सपोर्ट इज नियर अबाउट 75 टू 80 का जो है वो बिफोर न्यू सीजन से पहले जो है वो 75 टू 80 लाख एक्सपोर्ट का जो है वो फिगर आएगा। थैंक यू कमल जी, आपने हमें मौका दिया। नहीं, अभी तो आपसे चर्चा जारी रहेगी विनय जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे सिनेरियो पर अपनी बात को रखा कॉटन सेक्टर को लेकर के। अब मैं नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री रविंद्र गौड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने FPO की स्थापना और कॉटन किसानों को किस तरह उनके FPO के माध्यम से लाभ हो रहा है पर अपनी बात रखें। श्री रविंद्र गौड़ जी। सर, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और आज के मीटिंग के लिए मोलतोल और कमल शर्मा को धन्यवाद सर, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया सर। हमने सर 2012 के अंदर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से स्थापना करी थी और हमने सर एक फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट मैट्रिक कॉटन इनिशिएटिव करके BCI करके एक जो इंटरनेशनल मार्केट है कॉटन के अंदर, तो उनके सपोर्ट से हमने स्टार्ट करा था। और हमने सर इनिशियली 500 किसानों को लेके हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट का मोटिव ये था कि किसानों को अवेयर करना कि कॉटन के अंदर क्या है सर, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह मिक्सिंग हो जाना या फिर लेबर के जो घर के बाल होते थे वो कॉटन के अंदर आ जाते थे, मिक्स हो जाते थे। उसके पीछे सर बहुत सारा कपड़ा खराब जाते थे। इसको सोचते हुए बड़े बड़े जो भी कंपनियां थी उन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया BCI करके। वो पूरा फंडिंग से हमने फार्मर के जैसे सोइंग से लेके उनके हार्वेस्टिंग तक और मार्केटिंग तक उनको हम उनके साथ रहते थे। अभी भी वर्किंग कर रहे हैं सर हम यहाँ पे। उसमें हम सर सीड सिलेक्शन से लेके उनका मार्केटिंग कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, पेस्टिसाइड को रिड्यूस किया हमने। कॉस्टिंग जो भी फार्मर का जो कॉस्ट लगता था उसको हमने काफी रिड्यूस किया। लगभग सर बात करूं तो मैं 40% हमने कॉस्ट रिड्यूस किया सर। और दूसरी चीज सर, हमने एक सबसे अच्छी चीज हमारी जो प्लस पॉइंट ये रहा हमारे इधर एरिया में, किसान पहले फ्लैट मेथड से जो भी क्यारी बना के कॉटन का सोई वो कल्टीवेशन करता था, उसको हमने 100% बेड मेथड पे, नाली जो फरो मेथड होता है नाली मेथड पे कन्वर्ट कर दिया सर। जिससे सर पानी का 50% बचत होने लग गई। किसान जो एरिया 15 बीघा में सोइंग करता था वो उसका एरिया सेम पानी के अंदर 22-23 बीघा में 25 बीघा में करने लग गया। और
दूसरा सर, जो कंटामिनेट जैसे विदाउट कंटामिनेशन यदि कॉटन लेके जाएगा तो उसको भाव अच्छा मिलेगा, और पेस्टिसाइड यदि कम रहता है तो वो पेस्टिसाइड कम यूज करेगा तो उसका कॉस्टिंग में भी इफेक्ट आएगा। दूसरा सर, उसको प्रीमियम अमाउंट भी मिला है, बीसीआई कॉटन के नाम से हमने लाइसेंस फार्मर्स को लाइसेंस दिलवा दिया था, तो उसको प्रीमियम प्राइस मिला है सर। ऐसे करके सर हम फार्मर के साथ हमेशा रहते हैं, बाकी किसानों के साथ, और उनके साथ हम वर्किंग कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। धन्यवाद रविंद्र जी। हम आपसे एफपीओ के बारे में और बातचीत करेंगे, लेकिन अब हम कॉटन पैनल के डिस्कशन पर आते हैं। शुरुआत करेंगे प्रदीप जैन जी से। प्रदीप जी, 30 सितंबर को जो खत्म हो रहा मार्केटिंग सीजन है, वह कॉटन की सप्लाई और डिमांड के अनुसार कैसा वर्ष रहा? चालू साल कपास वाले व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहा है, और शुरू से सीसीआई का, बाद में जब सीजन खत्म हुआ सीसीआई का, जिनके पास प्राइवेट वालों के पास रुई कॉटन सीड जो था उसमें काफी अच्छा रहा है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा, इसे हमारी सबकी धारणा है। जी, कैलाश जी, आपसे एक सवाल है कि इस साल मानसून अच्छा नहीं रहा है, नहरों में भी पानी की सप्लाई कम रही या समय पर पानी नहीं आ पाया, तो कपास की उपज पर इसका कैसा असर पड़ता देख रहे हैं आप? ऐसा है जी, ये तो पंजाब और हरियाणा में तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पानी की बराबर पानी है, और टाइम पर बरसात हुई है, बरसात भी अच्छी हुई है। प्रॉब्लम आती है सिर्फ अपर राजस्थान के अंदर, वहां पर सोइंग के टाइम जो नहर थी उनकी रिपेयर चल रही थी, वो बंद थी, जिसके कारण 1 लाख हेक्टेयर में सोइंग नहीं कर पाए। यहाँ जो लेट हुई है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद कम है। तो टोटल उम्मीद ये है अभी नॉर्थ के अंदर 3 से 4 लाख गांठ कम होने की संभावना है। अदरवाइज पंजाब और हरियाणा दोनों में ठीक है फसल। अभी तक की फसल बहुत अच्छी खड़ी है, कल कोई और स्थिति बन जाती है तो बात दूसरी है, लेकिन इस समय फसल बहुत अच्छी खड़ी है। उम्मीद है उतारा भी अच्छा ही रहेगा इस बार। बरसात जो है टाइम पर हुई है, और हमने खेतों में भी जाकर देखा है, गांव के अंदर हमारी फैक्ट्री भी है, गांव में भी है, तो वहां पर बहुत अच्छा फसल खड़ी है, टिंडे भी अच्छे हैं, और वो अपने टाइम के ऊपर ब्लॉसम भी कर जाएंगे। धन्यवाद सर। यील्ड में जो है वो आपने कहा सुधार होगा उतारे में, तो कितना सुधार आप देखते हैं पिछले साल की तुलना में? नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं हम कह सकते, सिर्फ यही उम्मीद है कि अगर कोई नुकसान नहीं होता आगे, क्योंकि टाइम के ऊपर बरसात का होना उतारे में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। अभी जो क्रूशियल टाइम है वो अभी चल रहा है, अभी 1 महीना है। अगर ये महीने में फेवरेबल क्लाइमेट रहता है तो सर्टेनली क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी कपास की, और उतारा भी अच्छा रहेगा। लेकिन कैलाश जी, जैसे कि उत्तर भारत के कुछ बाजारों में, खासकर राजस्थान की 1-2 मंडियों के बारे में सुना गया कि वहां पर नई कॉटन की क्रॉप बाजार में बिकने आई थी, कि इस बार जो मौसम गर्म रहा उसकी वजह से। क्या यह सच है कि कितना कॉटन क्या आया होगा बिकने? नहीं, ये हर साल ही होता है जी, ये कोई इस साल नया नहीं हुआ। वो कारण क्या होता है, जो भी पौधा जमीन के नीचे रहता है, जमीन के पास होता है, जो पौधे का पार्ट, वो जल्दी खिल जाता है, क्योंकि जो जमीन है, धरती है, उसकी अपनी हीट होती है, उस हीट की वजह से वो जल्दी खिल जाता है। ये इस बार नया नहीं हुआ, ये हर साल ही होता है। तो जो फार्मर किसान लोग हैं वो उसको जल्दी निकाल लेते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा कर लेते हैं किसान, किसी का मुहूर्त है तो मुहूर्त वाले दिन जो कमीशन एजेंट है वो इकट्ठा मंगवा लेता है। जैसे अगर आपने सुना होगा कि अबोर के अंदर पंजाब में मंडी है, अबोर है, काफी अच्छी मंडी है, काफी बड़ी मंडी है,
तो उसमें को 800 क्विंटल नरमा था। वो क्या कुछ लोगों का वहां पर धारणा होती है भी मैं तो इस फैक्ट्री को ही माल दूंगा, इसका मुहूर्त है तो मैं इसी को ही दूंगा। उसकी वजह से 700-800 क्विंटल की आमदन होगी, लेकिन अभी आमदन आने की कोई संभावना नहीं है। अभी कम से कम 20-25 दिन कोई संभावना नहीं है। जी विनय जी, आपसे सवाल है कि चालू मार्केटिंग वर्ष 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा, तो यह वर्ष कॉटन के निर्यात के लिए कैसा रहा और अगले साल आपको क्या उम्मीद है एक्सपोर्ट मोर्चे पर? सर, एक्सपोर्ट जो हमारा स्टार्ट ऑफ द सीजन में जो प्रेडिक्शन था वो हम क्रॉस कर चुके हैं, और अभी तक मेरे ख्याल फिगर जो है वो अराउंड 75 लाख बेल के करीब सौदा हुआ है। और अभी लास्ट 2-3 दिन में भी बांग्लादेश के अंदर J34 का भी और महाराष्ट्र गुजरात की, महाराष्ट्र में खास करके जो है वो जो CCI की कॉटन है 30 mm का जो है वो भी व्यापार हुआ है। अभी पीछे वाले जो सीजन गया है वो स्पिनर एंगल से और ट्रेडिंग एंगल से, हर एंगल से जो है बहुत बढ़िया गया है। ऐसा साल काफी सालों के बाद जो है वो देखा गया है कि इतना बढ़िया मार्जिन स्पिनिंग में था, इतना बढ़िया मार्जिन ट्रेडिंग में था, और बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी जो है वो यान एक्सपोर्ट भी जो है, हम अपने नंबर देखें तो बहुत अच्छा नंबर्स जो है वो यान एक्सपोर्ट में भी हुए। जी विनय जी, यहाँ एक सवाल और है कि इस बार अभी तक जो हम अगर गवर्नमेंट के डेटा को देखें तो 117 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई है, जबकि पिछले साल ये अब तक 128 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी थी। तो इस साल कपास की बुआई घटने का क्या अगले सीजन में सप्लाई पर कोई असर पड़ता हुआ दिखेगा? देखिए, नो डाउट यदि मार्जिन्स रहते हैं, अभी देखिए कि हम सारे वर्ल्ड को डिस्कस करें तो 3 बड़े कॉन्टिनेंटल्स हैं जो कॉटन सप्लाई देते हैं। वन इज अमेरिका, वन इज चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रोवर्स हैं। तो उसके अंदर इस बार जब एक जो अभी इन अपकमिंग जो कंट्री है वो ब्राजील है, जिसमें इस साल जो है वो वेदर कंडीशन जो है वो काफी अनफेवरेबल है। जो बेटर है उसमें जाओ ना, इससे बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद यूएस है, यूएस के अंदर अभी तक की पोजीशन जो है वो बहुत बढ़िया है, बट आने वाले हैरिकेन्स की जो है वो प्रॉब्लम को हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते। फिर चाइना है, चाइना के अंदर सोइंग भी कम है और उनका क्रॉप भी जो है क्रॉप साइज भी कम है, पाकिस्तान का क्रॉप साइज भी कम है। तो उसके अंदर सबसे बढ़िया जो एशिया के अंदर है, जैसे बांग्लादेश और चाइना के लिए इंडिया जो है एक बहुत नियरेस्ट डेस्टिनेशन है जहां से वो स्पीडली कॉटन जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अक्टूबर ऑनवर्ड जो है वो अच्छा एक्सपोर्ट जो है वो मेरे को लगता है कि अक्टूबर ऑनवर्ड जो है वो हिंदुस्तान से अच्छा एक्सपोर्ट होगा। प्रदीप जी, आपसे सवाल है कि जो मौसम के मौजूदा हालात को हम देखें, कुछ जगह बारिश है, कुछ जगह बारिश नहीं है, कुछ जगह बहुत अच्छा वेदर है, कुछ जगह अभी भी दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे में अगले सीजन में कॉटन की पैदावार कितनी हो सकती है, जो कि इस साल अनुमान 360 लाख गांठ का रहा है और यूएसडी ने अगले सीजन के लिए भारत में 371 लाख गांठ का अनुमान व्यक्त किया है। आपका क्या अनुमान है प्रदीप जी? खानदेश में और महाराष्ट्र में इस साल बारिश की कमतरता रही है और कपास को वैसे भी बारिश कम लगती है पर समय पर लगती है। और आज महाराष्ट्र में कपास की जो पोजीशन है काफी अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी यदि 1-2 बारिश समय पर आ गई तो। ऐसे महाराष्ट्र में 75-80 लाख गठान का एस्टिमेट रहता ही है, उसमें 5 लाख गठान कम ज्यादा होना कोई मायने नहीं रखेगा, पर बारिश की जरूरत है। बारिश आ गई तो 70-80 लाख भी क्रॉस कर देगी महाराष्ट्र का, ऐसा हमारा अनुमान है।
जी सर, खानदेश में जो है कॉटन की यील्ड में सुधार होगा पिछले साल से या लास्ट ईयर जैसी रहेगी, क्या हालात रहेंगे वहां पर? नहीं, खानदेश में कॉटन का यील्ड जो है काफी अच्छा है। इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ की जो कपास की खेती है वो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है और 70% जो है वो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर है। तो बारिश थोड़ा कम भी हो गया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी जो 5-10% जो फर्क पड़ता है वो विद इन लिमिट रहता ही है। फिर भी महाराष्ट्र हमारे खानदेश में 14-15 लाख गठान कम से कम हो सकती है। जी प्रदीप जी, आपसे एक बात थी कि यूएसडीए ने कहा है कि 2021-22 के सीजन में भारत में 371 लाख गांठ का कॉटन पैदा हो सकती है, जबकि हम देखें कि इस बार रकबा कम है और उसके बावजूद क्या हम इस उत्पादन को हासिल कर पाएंगे? करंट सीजन की मैं बात करूं तो हमने 356-360 लाख गांठ लगभग पैदा की है। तो ऐसे में जब रकबा घटा है तो क्या हम 371 लाख गांठ का जो उत्पादन है उसे छू पाएंगे? ये तो सब गेसिंग का काम है। 360 भी है, आज गेसिंग ही कर रहे हैं। 370 भी गेसिंग करते हैं। 370 भी आ सकता है प्रोवाइडेड सब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो। फिर भी 350 से 360 तक के ये मिनिमम इंडिया में प्रोडक्शन होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। जी विनय जी, आपसे एक सवाल है कि देश में इस साल कपास का क्लोजिंग स्टॉक कितना रह सकता है और मौजूदा बुआई को देखते हुए क्या अगले सीजन में कॉटन की सप्लाई इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी? सर, इन माय व्यू क्वालिटी, देखिए इसमें दो पैरामीटर है, एक है क्वालिटी कॉटन, एक है नॉन जो लोअर क्वालिटी है। तो जो अनसोल्ड है इन माय व्यू इट इज अराउंड 50 लाख बेल एंड उसके अंदर भी जो है क्वालिटी कॉटन जो है वो एक मेजर इशू है। स्पिनर्स को अभी भी महीने का, यदि कहीं भी वेदर में, जैसे गुजरात में गुजरात है, मेजर 3 एरिया हैं अपने इंडिया में जो कि क्रॉप को बहुत बड़े तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अभी जो वेदर कमिंग पीरियड जो है ना जी, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि सप्लाई को किस तरीके से जो है वो बनेगी, कि यहाँ से प्राइस राइज हो सकेंगे नहीं होंगे, क्योंकि अनसोल्ड जो है वो बहुत बड़ा मेरे को नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ईयर हर एक आदमी को, क्योंकि प्राइस ऊपर होने से थोड़ा सा कॉशियसली काम करना चाहिए। और एक्सपोर्ट और स्पिनर को जो है आज भी पैरिटी है, और तो एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा रहेगा इंडिया से, और स्पिनर के लिए भी बढ़िया रहना चाहिए साल कमिंग ईयर। जी धन्यवाद विनय जी। अभी हम फंडामेंटल पे और चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच मैं, क्योंकि एफपीओ भी जुड़े हुए हैं, किसान भी जुड़े हुए हैं और ट्रेडर भी, तो मैं बदरुद्दीन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यदि कोई पार्टिसिपेंट एमसीएक्स कॉटन वायदा में ट्रेड करना चाहे तो कैसे जुड़े? जो बिल्कुल नए, उन्हें तो इसकी जानकारी होना जरूरी है। कोई भी इसमें व्यापार करना चाहता है, चाहे किसान हो या एफपीओ हो या जिनिंग फैक्ट्री वाला हो, उसके लिए सबसे पहले कुछ हमारे मेंबर हैं, ब्रोकर जिसे कहते हैं, 792 हैं। हमारे वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल है कौन कौन है। तो किसी भी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके यहाँ अकाउंट खोलना पड़ेगा, या उनके फ्रेंचाइजी भी कुछ रहते हैं वहाँ पे भी अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा एडवाइस है जिसको भी अकाउंट खोलना रहे, रजिस्टर्ड ब्रोकर हमारा वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके यहाँ जाके उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इक्विटी मार्केट का खुलता है वैसे इसका भी अकाउंट खुलेगा। केवाईसी मिनिमम रहता है कि अपना एड्रेस प्रूफ, पासबुक, 6 मंथ का स्टेटमेंट और पैन कार्ड वगैरह, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे डीमेट अकाउंट खुलता है इक्विटी वगैरह में, वैसे कमोडिटी का भी खोलना पड़ेगा ब्रोकर के यहाँ। उसके बाद ट्रेड करना है तो इनिशियल मार्जिन होती है 8%, वो जमा करके उनको ट्रेड करना पड़ेगा। और खास तौर से अगर एफपीओ का कुछ पूछना है तो पूछे, कैसे बेनिफिट या क्या बताऊं सर एफपीओ का? जी अगर जी थोड़ा जो है ना, एफपीओ को आप किस तरह सहूलियत देते हैं यहाँ ज्यादा? जी
एफपीओ अगर है तो देखिए, सिंगल फार्मर अगर कोई है तो किसान के पास इतना, एक तो बहुत ज्यादा एरिया नहीं रहता है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ लॉट बड़ा रहता है और अकेले उसको करने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो एफपीओ के साथ कई किसान जुड़े हैं और एक कंपनी का उसको स्टेटस मिलता है। एफपीओ को एक कंपनी रहती है, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, ये सब रहता है। तो एफपीओ के थ्रू फार्मर्स बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारे यहाँ एक कंपनी की तरह ट्रीट होगा और उनको हम लोग बेनिफिट ये देते हैं, जैसे अभी पिछले साल से शुरू किया है। टेस्टिंग चार्ज जो है हमारा 100 बेल का 3500 रुपये प्लस जीएसटी है, ये पूरा हम उनका रिएम्बर्स कर देंगे। अगर कोई एफपीओ हमारे यहाँ जिनिंग फैक्ट्री से गोडाउन में लाता है माल, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट मान लिया 20,000 हुआ तो उसका 50% हम लोग रिएम्बर्स कर देंगे। यानी जितना जिनिंग फैक्ट्री से गोडाउन में लाने का खर्चा आएगा उसका 50% रिएम्बर्स हो जाएगा। और रेंट जो आता है 2 रुपये 30 पैसा पर बेल है हमारे यहाँ, यानी 100 बेल अगर रखेगा तो 230 रुपया पर डे का रेंट आएगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना 20 दिन रखेगा वो भी 100% रिएम्बर्स कर देंगे एफपीओ को। और भी जिनिंग जैसे पैकेजिंग में कपड़ा है, प्लास्टिक है, ये सब जो लगता है उसका भी बिल बना के लाएंगे कि इतना पैकेजिंग में खर्चा हुआ, वो भी रिएम्बर्स हो जाएगा। ये सब बेनिफिट है जो हम एफपीओ को दे रहे हैं कि ताकि वो किसान भी इसका लाभ उठा सकें, जुड़ें। मेजर बेनिफिट ये सब है सर। और जो सीसीआरएल का खर्चा है, जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू डिपॉजिट होता है, विड्रॉल होता है, उसका भी जो एक्सपेंस आएगा वो भी रिएम्बर्स कर देंगे। इवन ये जहाँ पे अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट तो फ्री खुलेगा, जब ये ट्रेड करेंगे तो ब्रोकरेज चार्ज करेगा वो, पर लाख या पर करोड़ बताएगा इतना हमारा ब्रोकरेज है। जितना ब्रोकरेज आएगा वो भी रिएम्बर्स हो जाएगा। और कहीं मंडी टैक्स वगैरह लगा है उसको भी बिल लगा के देंगे, एफपीओ अपने लेटर हेड पे बना के देगा ये हमारा खर्चा हुआ डिपॉजिट के टाइम। तो मैक्सिमम जितना खर्चा है वो रिएम्बर्स हो जाएगा हमारे ऑफिस से। ये बेनिफिट दे रहे हैं उनको। जी कैलाश जी, आपसे एक सवाल है कि कॉटन के दाम ओपन मार्केट में काफी अच्छे हैं, क्या ऐसे में अगले सीजन में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कॉटन की खरीद करने की नौबत आएगी या नहीं? खासकर उत्तर भारत में क्या हाल रहेगा, क्योंकि सबसे पहले कॉटन का श्री गणेश उत्तर भारत में होता है। एक्चुअली क्या है जी, शुरू के अंदर तो नई सीसी का कोई चांस नहीं है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद डिपेंड करता है कहीं दिसंबर में जाकर, अगर अभी इसके ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर खड़े हैं, अगर ऑयल्स के रेट कम हो जाते हैं तो नेचुरली सीड का रेट भी कम हो जाएगा। सीड की खुद की जो सेल है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है तेल के जो रेट हैं, खाद्य तेल के जो रेट चल रहे हैं, क्योंकि खली की रेट को, खली की जो सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है इस साल। तो अगर कहीं तेल निकल गया तो फिर सीसीआई को आने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। जी जी सर, उत्तर भारत में जो एक बात ये थी कि जो आपके नई कॉटन आती है उसका पीक टाइम क्या रहता है कि जब स्पीड से कॉटन की आवक शुरू हो जाती है? वो आप कह सकते हैं 15 नवंबर से जी 15 नवंबर से पीक टाइम चलता है। सर, कॉटन की आवक उत्तर भारत में कब तक रहती है लगभग, कि जब आवक ठीक ठाक मात्रा में हो? तकरीबन अप्रैल तक चलता है जी। अप्रैल तक अच्छा माल आता है जी। 31 मार्च तक तो बहुत बढ़िया माल आता है। उसके बाद थोड़ा सा जो थर्ड पिकिंग है वो शुरू हो जाती है। बाकी डिपेंड करता है जी क्रॉप के ऊपर। अगर क्रॉप ठीक हुई तो फिर तो अप्रैल में अप्रैल तो आएगा ही आएगा जी। और अगर कहीं कोई नुकसान हो जाता है, क्रॉप कम हो जाती है, तो फिर ये मार्च में वाइंड अप हो जाता है। जी विनय जी, आपसे एक सवाल है कि कॉटन की खेती में हम लागत को देखें तो तेजी से बढ़ी है, और ये लागत घटे और किसानों को और ट्रेड को दोनों को फायदा हो, उस दिशा में किस तरह के प्रयास होने चाहिए इंडस्ट्री के तौर पर, किसानों के तौर पर, या सारे जो संसाधन है उनको इस तरह करें कि लागत घटे और यील्ड हमारी बढ़े? सर, पहले तो अभी हम बीटी सीड अभी 3 पे है और दुनिया के अंदर अभी बीटी 5 यूज हो रहा है। सेकंड, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकार की नीतियां हैं
वो प्राइस से जो फार्मर की आय दुगना करना चाहती है, दैट इज नॉट ए राइट डायरेक्शन। देखिए क्या होता है, हमें सबसे पहले जो है फार्मर को जो है उसकी, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम करेक्ट जो है वो सोइंग फिगर जो है वो लेके आ सके। तो नंबर 1 सीड क्वालिटी है, वेदर प्रेडिक्शन है, ऑनेस्टली वेदर प्रेडिक्शन हो, इन्फ्लुएंस्ड वेदर प्रेडिक्शन नहीं हो, ठीक है। सेकंड, हमें फार्मर को एजुकेट करना चाहिए किसी सिस्टम से कि हमें, देखिए आज सरकार वीट कर रही है, हिंदुस्तान में वीट का स्टॉक इतना है कि हम अभी 10 साल भी खाएं तो भी खत्म नहीं होने वाला है। पर मेरा जो सुझाव है सरकार से कि वो एक सबसे पहले जो है वो उनके लैंड की पासबुक बननी चाहिए, और पासबुक के बाद उसको तहसील वाइज वो अपनी पासबुक हर साल अपडेट करवाए कि मैंने क्या सोइंग किया है, क्या नहीं किया है, ताकि यदि इंश्योरेंस भी उनको मिले तो वो उनकी पासबुक में यदि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुआ है, सिस्टम में प्रॉपर हुआ है, तो उस हिसाब से उनको जो है वो रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए इंश्योरेंस का। और उस पासबुक के माध्यम से हर फार्मर ने क्या क्या सोइंग किया है वो तहसील लेवल के ऊपर जो है उसको अपडेट करे, तहसील लेवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो स्टेट लेवल पे करे, ताकि किसी चीज की भी सोइंग अनवांटेडली प्राइस इन्फ्लुएंस्ड होके, एक साइड में क्या होता है कि हम, ये एग्रो कमोडिटी है, एक साल अच्छा प्राइस मिलता है तो एवरीवन इज रशिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर सोइंग, दूसरे साल वो प्राइस गिर जाता है तो ही इग्नोर द सोइंग। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे फार्मर को वो एजुकेट करें कि जो चीज हिंदुस्तान में नहीं है, ऑयल सीड्स के प्राइसेस को जो है वो कैसे रखें, ताकि वो लोग आयल सीड के अंदर जो है उनको प्राइस मिले और मिले। ये सिस्टम से जो है हम फार्मर की आय को दुगना कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नंबर 1 जो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो एक तो सीड को जो है वो BT5 को जो है वो इंट्रोड्यूस करे। सबसे बड़ा, यदि BT5 होगा तो फार्मर की लागत जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बिकॉज ऑफ यील्ड जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। और पेस्टिसाइड है, ये और है, या ये सब चीजें अच्छा चल रही है सरकार, परंतु इंपॉर्टेंट है सीड क्वालिटी जो है वो सबसे बड़ा मैटर करती है। और कोई ऐसा मैकेनिज्म लाए जो पिकिंग चार्जेस जो है वो फार्मर अभी बहुत हाई पे कर रहा है, उसके कारण से जो है उसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जी, आपने सर जो सीड की बात कही, अब मैं प्रदीप जी से प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि देखिए जो सीड अभी मान्यता प्राप्त नहीं है सरकार से, उनकी बुआई भारत में बढ़ी है, गुजरात, महाराष्ट्र, कई स्टेट्स में आई है। तो प्रदीप जी, क्या है इस तरह की अगर बुआई बढ़ी तो क्या ये भारतीय कॉटन सेक्टर के लिए बेहतर होगा या घातक साबित होगा आगे जाकर? ये बात सही है कि ट्रूथफुल जो सीड है ये भारत में, यानी गुजरात से महाराष्ट्र में आया है और कई जगह लोगों ने सोइंग किया है, और आज तक के उसका कंडीशन बहुत अच्छा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये एक अच्छा सीड है, और गवर्नमेंट ने इसको ट्रूथफुल के बदले सर्टिफाइड, जैसा इन्होंने बताया कि 5 आना चाहिए, तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेवे, ताकि काश्तकार को फायदा हो, इंडस्ट्री को फायदा होवे, और फ्यूचर के अंदर जो कॉटन की डिमांड है भारत में, ये दिन पर दिन आप 5% भी बढ़े तो अपने को कॉटन का प्रोडक्शन उतना बढ़ाना जरूरी है। तो ये जो सीड 5 जो है
उसका हम स्वागत करते हैं और गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका ट्रूथफुल के बदले सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जी विनय जी, अब देखिए इसी बात पर अगर हम ले विनय जी, तो ब्राजील, अमेरिका, कई देशों के मुकाबले हम बीज टेक्नोलॉजी में, यानी बीज जो डेवलप नहीं हुए उसमें हम 5 पीढ़ी पीछे चले गए लगभग। जबकि मतलब इस पर कोई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रयोग नहीं हुए कि बेटर बीज हम डेवलप करें। हमारा एरिया बहुत बड़ा है, 130 लाख हेक्टेयर तक है, लेकिन जब हम उत्पादन की बात आती है तो हम एक छोटे देशों से, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश हैं, ब्राजील है, अमेरिका है, चीन है, उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाते। हमारे यहाँ रकबा बहुत बड़ा है, इसलिए हम नंबर 1 है। हम इसलिए नंबर 1 नहीं है कि हम रकबे के अनुसार पैदावार कर पा रहे। आप क्या कहेंगे इस पर सर? नहीं, सीड जो है ना जी, वो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। उसी के कारण से, और कुछ हमें फार्मर को एजुकेट करना पड़ेगा, जिससे है, क्योंकि कुछ प्राइसिंग जो है वो हिंदुस्तान में फार्मर को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। और क्वालिटी में सबसे बड़ा क्या है, जैसे मेरे को, हमने आगे जब धूड़िया जी थे तो भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि जो फर्टिलाइजर का बैग आता है उसका कलर चेंज किया जाए, ताकि जो स्पिनिंग मिल के अंदर व्हाइट पीपी जो है वो डिडक्ट नहीं हो पाता है, कलर जो है वो डिडक्ट हो जाता है। व्हाइट पीपी की डिडक्ट नहीं होने के कारण से वो लास्ट तक जाता है। फार्मर की टेंडेंसी क्या होता है, वो एम्प्टी बैग से जो है वो अपना कैरी करने के लिए बैग बना लेते हैं और बना लेते हैं, उसका वो कंटेमिनेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये 3-4 जो है वो बेसिक इंप्रूवमेंट जरूरी है, जिस यदि वो बेसिक इंप्रूवमेंट जीरो हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान की प्राइस, कॉटन का वैल्यू जो है वो वैसे ही 5% बढ़ जाएगा। अभी हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, देन वी, जैसे अदर कंट्री प्रीमियम पे बेच रही हैं, तो हम भी प्रीमियम पे बेच पाएंगे। जी विनय जी, अभी हम जारी रखेंगे, लेकिन कैलाश जी, मैं आपसे यहाँ मुखातिब होना चाहूंगा कि पिंक बालवर्म की वजह से कॉटन की क्वालिटी में येलोनेस आया है, और क्या ये येलोनेस अगर बढ़ता है या ज्यादा मात्रा में आता है, अधिक बेल्स में आता है, तो ये भारतीय कॉटन सेक्टर के लिए किस तरह आप देखते हैं कि किस तरह की दिक्कत पैदा होगी या क्या हो सकता है इसमें? क्योंकि हमने पिंक बालवर्म पर पूरी तरह लगाम नहीं लगी है हमारे यहाँ। ऐसी है सर, जो येलोनेस आ रही है कॉटन के अंदर आ रही है, ये तो सबसे बड़ा इसके जो कारण, जो मुख्य कारण है वो है सीड की क्वालिटी। एक क्वालिटी है सीड की। अगर आप अब देखें, अपना प्रोडक्शन में देखें, इसको कंपैरिजन करें प्रोडक्शन के अंदर, आज 1,127 लाख हेक्टेयर के अंदर प्रोडक्शन हो रही है। पंजाब के अंदर ये 4 गांठ की भी आ जाती है, तो उसके हिसाब से तो ये 5 करोड़ के ऊपर चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये रह रही है 3.5 के ऊपर आसपास। तो काफी जो एरिया है इंडिया का, वहां पर प्रोडक्शन तो बहुत कम है। फार्मर को कोई एजुकेशन नहीं है, फार्मर को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं अलाउ होती, भी तुमको ये अब सिंचाई करनी है, अब पानी इतना मिलेगा। गवर्नमेंट को खुद को नहीं पता रहता कि जो हमारी बरसात है वो कब होगी, कितनी बरसात होगी, कहाँ पर होगी। फिर इनकी तरफ से कोई सीड की क्वालिटी नहीं मेंटेन होती। यहाँ अगर कहीं जो ये यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ये अपना कोई रोल नहीं अदा करती भी फार्मर को एजुकेट करें। हाँ, कहीं प्रॉब्लम आ गई तो फिर किसी ने कंप्लेंट कर दी, फिर ये उठ के आ जाते हैं। अदरवाइज तो गवर्नमेंट का तो कोई इसमें ध्यान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। जी अभी हम सीड पर सर और बातचीत कभी रखेंगे, लेकिन मैं इस बीच बदरुद्दीन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि MCX कॉटन वायदा जो है उससे जुड़ने के
मोटे मोटे क्या फायदे हैं, कि बड़े फायदे क्या है कि सीधा उससे जुड़ना चाहिए? जी, इसमें सभी लोगों को फायदा है। एक्सचेंज का पर्पस है, बना है कि एक तो इसमें फेयर प्राइस डिस्कवरी हो और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट हो। दो चीज के लिए एक्सचेंज बनाया गया है। तो इसमें प्राइस रिस्क मैनेजमेंट सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो फार्मर हो, जिनर हो, स्पिनर हो, एक्सपोर्टर हो या कोई मिल वाला हो, सभी लोग हेज करना चाहिए। फार्मर बिजाई करता है मई जून में। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 मई को या 2 मई को लॉन्च हो जाता है। 1 मई को छुट्टी रहता है, इसलिए 2 मई को लॉन्च कर देते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट, यानी बिजाई से पहले किसान देख सकता है कि हमारा क्या रेट मिलेगा जब हम घर पे आएगी हमारे कपास हार्वेस्टिंग होने के बाद, अक्टूबर नवंबर में 4 महीने के बाद। तो अक्टूबर का रेट देख सकता है मई में ही, नवंबर का देख सकता है, दिसंबर का देख सकता है, वो सेल कर दे इमीडिएटली, या अगर रेट अच्छा है तो एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप। सोइंग का डिसीजन ले सकता है, अगर उसके पास मान लिया 10 एकड़ है तो कितना एकड़ में कपास उगाएं, कितने में सोयाबीन उगाएं, क्योंकि फ्यूचर के रेट दिखता है। और जिनर हैं या मिल वाले हैं या एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर मान लिया है, जिसके पास देखिए स्टॉक है वो तो फ्यूचर में सेल करेगा। फार्मर के पास भी स्टॉक आ ही जाएगा तो सेल करेगा, या जिनर के पास स्टॉक पड़ा है तो वो भी सेल करेगा, अगर 2-3 महीने में लगता है नीचे जाएगा। एक्सपोर्टर है या मिल वाला है, उसको कितने रिक्वायरमेंट है हर महीने, मान लिया आज कोई एक्सपोर्टर है 2 महीना आगे का कमिटमेंट कर लिया बाहर एक्सपोर्ट करने का, अगस्त है, नवंबर दिसंबर में किसी से हो गया कमिटमेंट कि हम अक्टूबर में देंगे इतना, नवंबर में इतना, दिसंबर में इतना, तो आज वो चाहे तो हमारे यहाँ फ्यूचर में बाई कर सकता है अक्टूबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर मंथ का, दिसंबर मंथ का, जितना क्वांटिटी का कमिटमेंट किया एक्सपोर्ट का। उस टाइम चाहे तो हमारे गोडाउन से जब एक्सपायर होगा तो दूसरे दिन अपना लिफ्ट कर सकता है, गोडाउन से लेके सीधा एक्सपोर्ट कर दे या मिल में सप्लाई कर दे, या हमारे गोडाउन का माल उसको नहीं लेना है तो लास्ट में जब एक्सपायरी आए तो एक्सपायर ऑफ करके जो भी प्रॉफिट लॉस होगा सेटल करके मंडी से फिर खरीद सकता है। मान लिया आज रेट है 26,000, कोई नहीं जानता कि आगे 2 महीना बाद रेट क्या होगा, 3 महीने बाद क्या रेट होगा। मान लिया कोई एक्सपोर्टर कमिटमेंट कर लिया कि दिसंबर में हम 1000 बेल एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करता है, हेज नहीं करता हमारे यहाँ, तो मान लिया 2 महीने बाद रेट 26,000 वाला 28,000 रुपया पर बेल हो गया, तो मार्केट से उसको महंगा खरीदना पड़ेगा, या तो नुकसान उठाए या डिफॉल्ट हो, ये सब संभावना बनी रहती है। और अगर हेज किया है तो अगर 26,000 वाला 28,000 हो गया तब भी उसको कोई टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ गोडाउन से 26,000 के ही भाव से माल उठा के सीधा एक्सपोर्ट कर सकता है। या उसको डाउट है कि ये क्वालिटी हमें नहीं चाहिए, हमें फिजिकल में देख के लेना है, तो भी यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर ले, जो भी प्रॉफिट होगा 2000 फ्यूचर से मिलेगा, और मंडी से उसको अगर महंगा मिलता है तो वहाँ से उसका कंपनसेट हो जाएगा। तो दोनों केस कर सकता है, या तो हमारे यहाँ से लास्ट में स्क्वायर ऑफ करके मंडी से खरीद ले, या अगर मंडी से नहीं खरीदना चाहता तो जितने में बाई किया है उतने सेम रेट पे ही हमारे गोडाउन से जब एक्सपायरी हो तो पूरा पैसा देके लिफ्ट करके एक्सपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही मिल वाले भी जितना महीना में उनको रिक्वायरमेंट है 500 बेल 1000 बेल के अगर पर मंथ रिक्वायरमेंट है तो हर महीने उतना बाई कर सकते हैं हमारे यहाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे जैसा रिक्वायरमेंट है उस महीने में बाई करके रखें। जब एक्सपायरी होगी उसके 2 दिन में उनको मिल जाता है माल, फिर अपना लिफ्ट लेके चले जाएं, T+2 का रहता है। तो सभी लोग इसमें फायदा उठा सकते हैं। जैसे अभी जिनिंग फैक्ट्री वाले के पास भी स्टॉक है या कोई स्टॉकिस्ट के पास स्टॉक है, उसको डर है कि कीमत गिर जाएगा। जैसे अभी सडनली कोविड-19 शुरू हुआ था, काफी रेट नीचे आया था, तो उस वक्त भी किसी के पास स्टॉक था तो इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। जब मार्केट स्टेबल होगा या और नीचे से फिर ऊपर आना शुरू होगा तो स्क्वायर ऑफ करके अपना सेटल कर सकते हैं, या हमारे गोडाउन में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं सडनली, यानी एक फोन करें या नेट से मोबाइल से भी सेल कर सकते हैं अगर अकाउंट है तो इंटायर वैल्यू चेन अपना फायदा उठा सकते हैं। जिसके हैंड में माल है, स्टॉक है, उसको डर रहता है कीमत नीचे जाएगा तो वो सेल करेगा फ्यूचर में। जिसके पास माल नहीं है, चाहे मिल वाले हों या एक्सपोर्टर हों, वो फ्यूचर में बाई करते हैं सेम क्वांटिटी जितना रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये 2 मेजर बेनिफिट है। एक्सचेंज का पर्पस ही है कि लोग हेजिंग करें और प्राइस डिस्कवरी भी अच्छी होगी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, क्योंकि मंडी में 10-20 लोग रहते हैं, इसमें हजारों लोग इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो इंटायर वैल्यू चेन रहता है, स्पेकुलेटर्स रहते हैं, आर्बिट्राइजर्स रहते हैं, सभी लोग ट्रेड करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी लोग सब ट्रेड करते हैं। जी थैंक यू। बीना जी, आप कॉटन के ट्रेडर हैं, आप कारखाने चलाते हैं। मैं आपसे सर यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि MCX कॉटन जो वायदा है
वो एक हेजिंग के लिए, क्योंकि आपको हेजिंग करना बहुत जरूरी है जो बिजनेस करते हैं, तो हेजिंग में किस तरह उपयोगी साबित हो पाता है? बहुत बढ़िया है सब ये इंस्ट्रूमेंट और ये प्लेटफॉर्म जो है वो एमसीएक्स की तरफ से जो दिया गया है, इट्स वेरी बेनिफिट टू ऑल होल इंडस्ट्री चेन, वेदर he is a ginner, he is a farmer, he is exporter or he is a importer, even a spinner. तो उस एंगल से जो है थोड़ा वॉल्यूम है, थोड़ा सा सिर्फ ये प्रॉब्लम है उसके अंदर अभी भी मिल वालों की पार्टिसिपेशन जो है वो कम है। हेजर की पार्टिसिपेशन पूरी है, मिल वाले की पार्टिसिपेशन जो है वो कम है। यदि मिल वाले की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाए तो ये और भी सक्सेसफुल जो है ना वो इवेंट हो जाएगा। जी जी, मैं पूरा एग्री हूँ सर। 1 मिनट में बता दूं, मैं मिल वालों से भी बात किया सभी से, और उन्हीं को ध्यान में रख के हमारा प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी ने सजेस्ट किया कि आरडी वैल्यू ले आइए तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उसको ध्यान में रख के हमने कलर ग्रेड से आरडी वैल्यू पे शिफ्ट कर रहे हैं नवंबर से, तो ताकि बढ़े, पूरा ध्यान कर रहे हैं। Personally using MCX for hedging, it's a very good platform. थैंक यू सर। तो पार्टिसिपेट आप लोग भी करिए सर, अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए मिल के। नहीं बढ़ा रहे हैं सर, बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर। और कुछ कमी रहे तो सजेस्ट करें, डेफिनेटली हम लोग इम्प्रूव करेंगे। साल में 2 बार आरडी का जो मैंने बोला है कि उसमें 75 आरडी जो है, अबाउ 75 कोई प्रीमियम डिस्काउंट आप मत रखिए। हाँ, नीचे में जो है क्योंकि ऊपर का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है, 75 है या 77 का, उसके बाद कोई उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, नीचे जाने पे उसका लॉस है। जी जी, हाँ, तो इसलिए डिस्काउंट रखना है। नहीं रख के आप अबाउट 75 जो है हर एक मील वाला इज रेडी टू टेक डिलीवरी। प्रीमियम बहुत ऊपर रखा है सर, 70। हाँ, ऐसा बेंचमार्क बना दीजिए आप एमसीएक्स को, जैसे वहां पे यूएसए के अंदर है ना जी, एवरी बेल, और वो सिस्टम थोड़ा और इंट्रोड्यूस कीजिए। वहाँ हर बेल में होता है टेस्टिंग। हमारा 25 बेल में 2 बेल किया, फिर भी फिजिकल में 100 बेल में 2 बेल टेस्ट करते हैं हम लोग, 25 बेल में 2 बेल टेस्ट करते हैं, तो फिजिकल से तो बेहतर है। ओवरऑल 100 में 8 बेल हो जाता है। लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट हैज कम इन फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। ये आप लोगों से ही सजेशन लेके करते हैं सर, जैसा आप लोग कहेंगे बेहतर करने के लिए वही करते हैं। यदि क्या इंडस्ट्री क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, ट्रेडर क्या फेस कर रहा है, तो इनिशियली तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है ट्रैक्शन होती है। जी देखकर बीना जी, यहाँ पर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। देखिए, प्रदीप जी ने भी कही, कैलाश जी ने भी कही कि बीज जो है कॉटन सीड के बीज पर अब एक क्रांतिकारी अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च बहुत बड़े स्तर पर होने चाहिए, ताकि हम चाहे हमारा रकबा घटे लेकिन उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़े, यील्ड अच्छी आए, क्वालिटी बेटर आए, और हम लॉन्ग स्टेपल की भी बेटर से बेटर कॉटन पैदा कर सके, जिससे हमें इंपोर्ट पे भी निर्भर न रहना पड़े। किस तरह के आप मानते हैं कि, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि जो कॉटन बीज अभी बोए गए हैं जिसे अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, वे कह रहे हैं उन्हें मान्यता दे देनी चाहिए, आपका क्या ओपिनियन होगा इस पर? इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्ट्रांगली होना चाहिए। और यदि देखिए बाकी जो हमारे देखो बीटी भी इंट्रोड्यूस हुआ तो काफी बड़ी फाइटिंग के बाद जो है वो बीटी इंट्रोड्यूस हुआ, और बीटी इंट्रोड्यूस होते ही जो है वो हिंदुस्तान की क्रॉप के अंदर रेवोल्यूशन आ गया। कहाँ हम 1.5 लाख गांठ, 1,30,35 हजार गांठ प्रोड्यूस करते थे, वो सीधा जो एरिया जो है वो प्रोडक्शन जो है वो 3, 3.5, 4 करोड़ तक हो गया। ठीक है, वेदर इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, बट इनिशियली सीड जो है ना जी, सीड एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या है, आज फार्मर क्या होता है, आज स्प्रे करके आया, ठीक है, कल सुबह उसको पता लगता है कि बारिश हो गई, तो उसका स्प्रे का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या और छोटे तहसील लेवल के ऊपर
डॉक्टर्स हों, एग्रीकल्चर डॉक्टर्स हों, ड्यूरिंग दी, जैसे कॉटन के स्पेशलिस्ट हैं, कोई मूंग के हैं, कोई दालों के हैं, तो वो एरिया के वो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर वैसे आदमियों को और इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि वो लोग फार्मर को मैक्सिमम एजुकेट करें। देखिए नई ब्रीड आ गई है फार्मर के अंदर भी, नेक्स्ट जनरेशन आ गई है, दे आर रेडी, वो बहुत जल्दी जो है उसको ऑप्ट करने के लिए तैयार है, बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस। सीड इज नो डाउट ए मेजर, सीड विल प्ले ए मेजर रोल। जी सही बात है सर आपकी। अब हम एक हमारे दर्शक हैं सौरभ जी, उनका सवाल लेंगे। कैलाश जी आपसे वो सवाल कि नॉर्थ जोन में खास कर उन्होंने पूछा कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के लिए, लेकिन उनका कहना कि नॉर्थ जोन में कितनी फैक्ट्रियां नई लगी है कॉटन को लेकर। ऐसा है जी, पंजाब और हरियाणा में तो कोई नई फैक्ट्री लगी नहीं है। राजस्थान के अंदर जरूर उम्मीद है अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 फैक्ट्रियां नहीं लगी हैं। राजस्थान में फैक्ट्रियां नहीं लगने की संभावना भी है, आगे भी लगेंगी, क्योंकि वहां पर लैंड बहुत ज्यादा है, सरप्लस है, और उनकी लैंड की जो ताकत है, पावर बहुत है। इस समय नई फसल हो रही है, तो हर साल वहां पर क्वालिटी भी अच्छी पैदा होती है। पंजाब और हरियाणा में कोई फैक्ट्री नहीं लगी है। विनय जी आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने साउथ की क्रॉप के बारे में भी बात कही थी अपने शुरुआती स्पीच में, तो एक सर्वेश्वर बंग जी का ये सवाल आया है कि साउथ में सर कितनी फसल होने की उम्मीद है आपको? देखिए सर, अभी फसल का प्रेडिक्शन करना, नंबर का जो है वो एज ऑन डेट जो है वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र गुजरात के लिए अभी जो आने वाला 1.5 महीना है वो वेदर का जो रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल रहेगा। लास्ट ईयर जैसे आंध्रा के अंदर है 45 लाख गांठ हुई है, तो इट्स ऑल डिपेंड के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उस समय बरसात कैसे रहती है, क्या रहती है, वो यील्ड को जो है वो ज्यादा इंपैक्ट करेगी। तो ये 15 सितंबर के करीब जो है वो हम फिर भी कुछ ना कुछ जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट एज ऑन डेट जो है वो अभी प्रेडिक्शन करना जो है वो मुश्किल है। अभी देखिए महाराष्ट्र में, गुजरात में जो गुजरात में बारिश की काफी कमी है, परंतु तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बारिश एंगल से बारिश बहुत अच्छी हुई है, टाइमली बारिश हुई है, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप जो है आज के दिन बहुत ही एक्सीलेंट है, परंतु कमिंग डेज के अंदर यदि एंड वीक सितंबर या फर्स्ट वीक अक्टूबर में कुछ वेदर की चेंजेस आ जाती हैं तो वो यील्ड को जो है वो क्या इंपैक्ट करेगी, क्या नहीं करेगी, तो वो उस क्रॉप को अभी हम फिगर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अभी ये अप्रोक्सीमेटली है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में यदि हम देखें तो 50-52 लाख गांठ जो है वो आंध्रा में होना चाहिए, तेलंगाना में। जी जी प्रदीप जी आपसे सवाल है कि इस बार महाराष्ट्र में हम बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में वेदर बहुत अच्छा है, बारिश समय पे हुई है, तो टोटल महाराष्ट्र की बात की जाए पूरे राज्य की, तो कितनी फसल आने की उम्मीद आपको दिखती है? अभी गर्ग जी ने बताया, ये बात बहुत सही है कि आज जो हम गेसिंग करते हैं वो विश एंड विम्स है, फिर भी आज अपन अच्छे हिसाब से करो तो 75 से 80 लाख गठान तक के महाराष्ट्र में हो सकती है। इसमें 5-7 लाख गठान कम ज्यादा हो सकती है। बारिश कभी अच्छी आ गई टाइम पर 2 बारिश, तो करीबन 80 लाख भी महाराष्ट्र में क्रॉस करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बारिश की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा यानी स्ट्रेन पड़ रहा है क्रॉप के ऊपर महाराष्ट्र में। जी अरुण अग्रवाल जी ने प्रदीप जी, विनय जी और कैलाश जी को बधाई दी है और कहा कि उन्होंने पूरे कॉटन सिनेरियो पर
बहुत अच्छी बात रखी, जो यह जानकारी पूरे बिजनेस के लिए यूजफुल होगी और आगे जाकर के इन चीजों का असर जो है वो देखने को मिलेगा। विनय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज करें। मैं सिर्फ कॉटन कंजम्पशन के हिसाब से कह रहा हूं कि आने वाले मार्च तक हिंदुस्तान के अंदर एडिशनल आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 10 लाख स्पिंडल जो है वो ऐड हो जाएंगे, which will increase the consumption. डॉक्टर बालकृष्ण जी का एक सवाल है, उन्होंने खैर सवाल क्या, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है वो अपने यहाँ केवल 470 किलो प्रति हेक्टर के आसपास है और काफी लो है पूरी दुनिया में। तो मैं प्रदीप जी पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह का हो काम कि ये देखिए हमने इस चर्चा में भी ये बातें आई, अभी डॉक्टर बालकृष्ण जी ने भी ये सवाल उठाया है कि प्रोडक्टिविटी को लेकर के किस तरह का प्रेजेंटेशन हो, सरकार के सामने हो, इंडस्ट्री के सामने हो, फार्मर के सामने हो, यह समझाया जाए कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, हमें यील्ड बढ़ानी है कि जो हमारी 470 किलो है। देखिए अगर हम पाकिस्तान के भी डेटा देखें तो पाकिस्तान में भले ही कॉटन कम पैदा होती है पर यील्ड हिंदुस्तान से ज्यादा होती है वहां पर। तो किस तरह का प्रदीप जी ये काम होना चाहिए? बीज भी एक हमारी प्राथमिकता है, लेकिन पहले हम यील्ड बढ़ाने के लिए कैसा कार्य करें कि ये सीजन में अगर इतना न हो फर्क, लेकिन नेक्स्ट सीजन हो वो भारत के लिए बहुत उम्दा हो। प्रदीप जी। बहुत अच्छा सवाल है, और ये डॉक्टर जो बालकृष्ण जड़े है ये हमारे जलगांव से बिलोंग करते हैं और वो हमारे पैनल के ऊपर ही है। और ये हमने जो कहा कि हम फार्मर्स को फ्री में एडवाइस देते हैं, रेसिपी बुक देते हैं, और जो भी विजिट करना है, ये डॉक्टर साहब और हमारे एक फ्रेंड है डॉक्टर अशोक पाटिल, ये काश्तकार के लिए करीबन 5-10 साल से काफी मेहनत कर रहे हैं, काश्तकार को हेल्प कर रहे हैं। और ये जो फिगर्स बताई है पर हेक्टर यील्ड का, ये हम कई साल से इसके पीछे है कि आज ऑस्ट्रेलिया कंपेयर करो, गुजरात कंपेयर करो तो महाराष्ट्र में काफी कम यील्ड है। और ये यील्ड के लिए कुछ रीजंस है, कुछ मैन्युअल है, कोई नेचुरल है, फिर भी हम सब मिलकर कोई कोशिश करें तो काश्तकार के इंटरेस्ट में और जिनिंग इंडस्ट्री के, कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, और हमने सबने मिलकर इसमें कोशिश करना चाहिए। अभी जैसा हम हमारे इसमें जिनर्स एट फार्मर्स डोर एक प्रोजेक्ट है, तो हम फार्मर को 1 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये डॉक्टर साहब है, हमारे एक दूसरे डॉक्टर अशोक पाटिल है, ये उनको वहां जाकर गाइड करते हैं। और जिसकी भी कोई क्वेरी हो 24 आवर ये लोग दोनों हमारे सबको एडवाइस देते हैं कि ये फलाना पेस्ट है, इसके ऊपर ये करो, इसके ऊपर इतना पानी दो, इसके ऊपर इतना खाद दो। इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, हमारे तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहे हैं। पर धीरे धीरे पूरे इंडिया में कभी ये सब मिलकर करे तो मैं तो शुरू में ही बताया कि इंडिया विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। और मेरी सबसे यही है कि हम हमारे इंडस्ट्री के लिए बचाने के लिए हम काश्तकार को पूरा सपोर्ट करें, सरकार के तरफ जावे, सरकार के तरफ से कुछ जो भी कुछ मालूमात हो तो करे, हम सभी तैयार है हमारे तरफ से। जी कैलाश जी, इसी पर आपसे सवाल है और आप अपनी बात भी कहेंगे जो लेकिन सर यील्ड बढ़ाने के लिए पहला बेसिक कार्य क्या होना चाहिए, क्या कदम उठे? इसका जो बेसिक कारण है जी, इसके अंदर जो सबसे पीछे जो अपना हिंदुस्तान पीछे रह रहा है, उसका बेसिक कारण ये है कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं जाती। अगर उसकी प्रेडिक्शन सही हो, देखो विनय जी ने भी कहा भी आने वाला जो महीना है वो डिसाइड करेगा भी आपकी क्रॉप कैसी है। तो इसका मतलब ये भी वहां पर भी अनसर्टेनिटी है, बरसात होगी या नहीं होगी। और ये अपने जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सारे इंडिया का, वो क्यों नहीं बता सकता हमें? अगर दूसरे वर्ल्ड की दूसरी कंट्री में जाते हैं वो अपने को घंटे घंटे का भी हिसाब बताते हैं, इस घंटे में बरसात होगी।
आप आज अब इजराइल में लो, वो ये बताते हैं भी उस गली में बरसात होगी और उसी स्ट्रीट में बरसात नहीं होगी। इसका कारण क्या है? अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। लास्ट ईयर जो हमारे पंजाब में हुआ, जब डैम फुल हो गए तो उनको एकदम से खोलना पड़ा, बरसात ज्यादा थी। उससे क्या हुआ, जो आस पड़ास के जितने भी गांव थे वो फ्लडेड हो गए, क्रॉप खत्म हो गई उसकी। अगर गवर्नमेंट को ये बात पहले पता होती भी इतनी बरसात हो रही है, इतनी बरसात होगी, तो सरकार चाहती तो अपने जो फ्लड के जो उसके डैम के गेट्स हैं वो रूटीन में खोल देती, फ्लड भी ना होते, क्रॉप भी ना खराब होती। सबसे बड़ा जो कारण मैं समझता हूँ वो है इसके अंदर गवर्नमेंट की नाकामयाबी। गवर्नमेंट को अपना जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनकी प्रेडिक्शन 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, तब आप कभी कहीं जाके ये कह सकते हैं भी अपनी क्रॉप जो है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज ये अगर आप सारी उम्र, मेरे को आज 50 साल हो गए इस काम के अंदर, व्यापार के अंदर, हर साल यही रहता है बरसात होगी तो हो जाएगा, होगी तो हो जाएगा, होगी तो हो जाएगा, लेकिन होता कभी कुछ नहीं है। विनय जी, अगर देखिए कैलाश जी ने जो बात कही वो बहुत सही है कि इस बार हम देखें तो शुरुआत में जितनी भी एजेंसियां जो वेदर फोरकास्ट करती है, पहले सबने कहा सामान्य मानसून है, कुछ दिनों बाद यानी 15-20 दिन में ही उन्होंने अपने प्रेडिक्शन को बदला और ये कहा कि ये सामान्य से ज्यादा मानसून होगा भारत में। लेकिन हम अब देखें रियल स्थिति ये रही कि पिछले 1 महीने से विभिन्न राज्यों में हालत खराब है, गर्मी ज्यादा है, जिसमें फसल के डेवलपमेंट में जो वाकई होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वेदर सिस्टम्स के जो फोरकास्ट होते हैं वो बेहतर नहीं होते। जैसे मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि मानसून सामान्य से अधिक होगा, किसान ने उसको ध्यान में रखते हुए, उस पर भरोसा करते हुए और फसलों की बुआई कर ली, लेकिन वहां पता लगा फिर मामला कुछ और हो गया, रीसोइंग हो रही है या उसका पैसा खत्म हो गया और उसके पास पैसे नहीं बचे उसे, क्योंकि बीज भी काफी कॉस्टली है। अगर हम देखें तो उसकी लागत, खेती की लागत बढ़ी है हिंदुस्तान के अंदर। तो सर जो कैलाश जी ने बात कही, क्या आप सहमत है कि वेदर फोरकास्ट को लेकर के एक बड़ा परिवर्तन भारत में करना पड़ेगा कि लगभग 100% नहीं तो 99% जो है उसके फोरकास्ट बिल्कुल सही हो? सर स्टेट वाइज फोरकास्ट होना चाहिए, फोरकास्ट एजेंसी जो है वो स्टेट वाइज होनी चाहिए। गुजरात में है, गुजरात में वेदर ऐसा रहेगा, ये रहेगा, दैट विल नो डाउट दैट विल हेल्प द फार्मर, वो उसमें अवेयरनेस भी आएगी। अब तो वो तुक्के मार रहा है, ठीक है भी चलो हो गया, नहीं हुआ, उसको कोई कहने वाला नहीं ना है, डिपार्टमेंट को कोई कहने वाला नहीं भी अभी तुमने स्टेट वाइज जो है वो प्रेडिक्शन होनी चाहिए वेदर की, ताकि फार्मर अपनी स्प्रे जो है वो भी समय देख के करे। बिल्कुल, ताकि उसकी जो वेस्टेज जो है, मान लो कोई भी एक्स अमाउंट उसको जाती है तो स्प्रे के अंदर, तो वो स्प्रे के अंदर यदि वो सुबह करके आया है, रात को बारिश हो गई तो उसका स्प्रे का वैल्यू खत्म हो गया और उसकी कॉस्ट हो गई। और सेकंडली उसके बाद वो कर नहीं सकता, उसकी जो जमीन है वो गिल्ली हो जाती है। फिर एक बात और भी है ना जी, नहीं सर, एक सॉइल टेस्टिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए, वो कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है आपकी बात, जो ताकि हम फार्मर है उसको मालूम ही नहीं है कि मेरी लैंड जो है वो कि उसके अंदर डेफिशिएंसी क्या है, वेदर ही वांट यूरिया, वेदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू क्या चाहिए उसको, क्या नहीं चाहिए। वो फार्मर एक देख के कि वो यूरिया डाल रहा है तो वो भी यूरिया डाल देता है, चाहे उसकी लैंड वो उसको एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं है। तो एक लैंड जो है ना जी, एक उसको तहसील लेवल के ऊपर जो है सॉइल टेस्टिंग जो है वो उसके लिए कंपलसरी कर दी जानी चाहिए कि उसका सॉइल टेस्टिंग 6 महीने में जो है वो एक बार जरूर होगा, ताकि या जो भी टेक्निकल है, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है उस बारे में, परंतु सॉइल टेस्टिंग जो है वो ताकि उसको पता लगे कि उसकी लैंड के अंदर क्या कमी है फर्टिलिटी करने के लिए, ताकि वो उस टाइप की पेस्ट जो है वो फर्टिलाइजर जो है वो यूज करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके।
और उसका अननेसेसरी यूजेस जो है किसी और चीज का जो है वो कम आए और उसका बजट भी जो है वो रीजनेबल हो जाए। ये कई चीजें जो है वो हमारे को फार्मर्स को एजुकेशन देने की जरूरत है और ये कुछ स्टेप्स हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो अपना यील्ड जो है वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सर जो दूसरी कंट्री में है वहां पे भी अपने जैसे शरीर, 2 आंख 2 नाक 1 कान, 2 कान और 1 नाक वाला ही इंसान है वहां भी, बट उनके अंदर जो है एक स्पिरिट जो है वो नहीं है हमारे यहाँ पे, वो उनके वहां पे है। जी देखिए विनय जी, अभी अरुण अग्रवाल जी ने भी यही लिखा है कि फार्मर्स को गाइड करें, वाटर मैनेजमेंट, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो। देखिए सर, इसका एक असर जो देखने को मिला पिछले कुछ साल हमने मीडिया में देखा, खबरें आई, महाराष्ट्र से आई, गुजरात से भी आई और उत्तर भारत से भी आई, कि जिनमें किसानों ने, जबकि कपास होती कि भाई 3, 4, 5वीं पिकिंग तक देता है, ये देखने तक में आया था कि तीसरी पिकिंग आने से पहले उन्होंने फसल को हटा दिया खेतों से, किसी ने सेकंड में हटा दिया। यानी वो जो कपास हमें पूरी पिकिंग दे सकती थी या फर्दर भी आ सकती थी, उसके पहले उन्होंने खेतों से हटा दिया। शायद वो वेदर फोरकास्ट की कमी रही उसकी वजह। ये सर this may happen this year also, because this year जो है mustard in particular I am talking about the north, mustard prices जो है वो as compared to कपास is very good। तो they will try कि इसके अंदर 3 पिकिंग लेने के बाद या 2 पिकिंग लेने के बाद, अभी इस साल फार्मर ने क्या किया है कि जब पानी की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण से उसने खेत को खाली छोड़ दिया ताकि वो टाइमली मस्टर्ड सोइंग करके, और जो प्राइस जो आज 8,000 के लेवल पे है या 7500 के लेवल पे है उसका वो गेन ले सके। तो ये नेक्स्ट क्रॉप के क्या प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो पिकिंग को जो है, यदि सेकंड ऑप्शन ही नहीं है तो वो उसका फील्ड वो पड़ा है वहां पे। जैसे आज नॉर्थ के अंदर है, सेकंड ऑप्शन है वीट का है, मस्टर्ड का है, और जो सेकंड ऑप्शन है दे आर, वो उसके प्राइस अच्छे हैं तो वो अपने आप को जो है जल्दी फ्री करके उस पर शिफ्ट होना चाहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। और इस वेबिनार के बारे में सभी अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं। MCX के श्री बदरुद्दीन जी से संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी उनके मन में सवाल रह गया हो या जानकारी लेनी हो तो वे निश्चित रूप से करें। अब हम वेबिनार का समापन करते हैं और मैं खानदेश चीनी प्रेसिंग फैक्ट्री ऑनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप जैन जी, भटिंडा कॉटन फैक्ट्री एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट श्री कैलाश गर्ग जी और RBS कॉटेक्स के श्री विनय राठी जी, नवजीवन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक निदेशक श्री रविंद्र गौड़ जी और MCX के बदरुद्दीन खान जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने विचार रखे। शुभ संध्या। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समृद्ध रहें, यही हमारी शुभकामना।